सहायक आचार्य प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, बतौर इस समापन सत्र के मॉडरेटर की भूमिका में सभागार में उपस्थित आप सभी इतिहास के सुधी सजग और समर्पित अध्येताओं का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, इस आशा और अपेक्षा के साथ कि विगत कल से लेकर आज तक आपने जिस शांति और सहयोग के मूल्यों को प्रदर्शित किया है, उसी के अनुक्रम में इस अंतिम सत्र में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। ज्ञान की गंगोत्री की वह शुम्र धारा जो कल सुबह से प्रवाहित हो रही है, वह अब संगम तक आ पहुंची है। आशय यह है कि अपने आखिरी पड़ाव में है। मैं बंगाल की खाड़ी इसलिए नहीं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि यह यात्रा अभी भविष्य में भी इस विषय पर होने वाले तर्क और विमर्श को नए नए आयाम प्रदान करने वाली है। इस समापन सत्र के अंतर्गत विभिन्न सम्माननीय महानुभावों की उपस्थिति है, जिनका इस सत्र के अंतर्गत मुख्य वक्तव्य होना है, संभाषण होना है, जिनका पाथेय हम सभी को प्राप्त होना है। ऐसे इतिहास की प्रतिष्ठित अध्येता, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग की वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर प्रीति शर्मा जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सत्र की अध्यक्षता का महनीय दायित्व जिनके ऊपर है, जिनको उनका निर्वहन करना है, ऐसे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर सुभाष सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम सभी अनवरत खुद को गढ़ने और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो हम सभी के लिए अभिभावक और संरक्षक की भूमिका में है। ऐसे परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर हर्ष कुमार सर का भी इस सत्र में औपचारिक रूप से स्वागत करता हूं, जिनके व्यक्तित्व में सहजता और उदारता सहज पर्याय के रूप में विकसित हो गई है। ऐसे हमारे वर्तमान विभागाध्यक्ष आदरणीय रमाकांत जी का मैं इस आखिरी सत्र में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अकादमिक उत्कृष्टता और प्रशासनिक प्रवीणता विभाग और विश्वविद्यालय के स्तर पर जिनकी पहचान के रूप में बनती जा रही है, ऐसे अपने अग्रज सहयोगी और इस संगोष्ठी के संयोजक सम्माननीय डॉक्टर अतुल नारायण सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी सम्माननीय अतिथियों से, गणमान्यजनों से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर अपना यथोचित स्थान लें। और विश्वविद्यालय परिवार दोनों के लिए अकादमिक एवं शोध के दृष्टिकोण से एक शुभअवसर है, जब एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी चिंतन और विमर्श कर रहे हैं, उसके विविध पक्षों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय सुधीजनों का मैं पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का प्राण तत्व है। उस परंपरा का अनुपालन करते हुए मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रोफेसर हर्ष कुमार सर से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम में जिनका मुख्य पाथेय होना है, ऐसे प्रीति शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अब जामिया मिलिया विश्वविद्यालय इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष हैं। इसके पूर्व आपने वनस्थली विद्यापीठ में अपनी सेवाएं दी। शैक्षिक जीवन के 25 वर्ष से अधिक शोध और अनुसंधान की दुनिया में इतिहास, कला, स्थापत्य जैसे विषयों पर आपके आमंत्रित व्याख्यान, आपकी पुस्तकें, आपके शोध पत्र, वह सभी नवीन विचारों और विमर्शों को प्रतिस्थापित करने वाली हैं। एक बार पुनः आपका विभाग परिवार विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हम सभी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत की इस श्रृंखला में इस अंतिम सत्र के अध्यक्षता दायित्व का निर्वहन कर रहे परम आदरणीय सुभाष सिंह जी का स्वागत करने के लिए मैं अपने वर्तमान विभागाध्यक्ष आदरणीय रमाकांत जी से निवेदन करता हूं कि आपका विभाग परिवार एवं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करें। आदरणीय सुभाष सिंह जी सत्यवती डिग्री कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। संस्कृत भाषा साहित्य एवं व्याकरण के प्रकांड मूर्धन्य विद्वान हैं। देश के विभिन्न अकादमिक एवं शोध के मंचों पर आपके व्याख्यान, आपका चिंतन
ज्ञान को नवीन दशा और दिशा प्रदान करता है। एक बार पुनः आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। किसी व्यक्ति विचार अथवा दर्शन की उपयोगिता को जांचने और मापने के कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन एक सहज और व्यापक माध्यम यह है कि हम उस विचार, दर्शन और व्यक्ति के आने के पूर्व और आने के बाद की देश और दुनिया में क्या बदलाव हुआ, उसको आधार बना करके उसके महत्व को समझ सकते हैं। और अगर इस आधार पे बुद्ध के विचारों, शिक्षाओं और दर्शनों को आधार बनाया जाए तो इस बात को कहने में कोई संकोच और विवाद नहीं होगा कि बुद्ध के पहले और बुद्ध के बाद की दुनिया और समाज में जो परिवर्तन आया, जो अंतर आया, वह हजारों वर्षों तक भारत और मानवता का मार्गदर्शन करता रहा। बुद्ध के दर्शन में स्वीकार भी है, प्रतिकार भी है। बुद्ध संकल्प के भी प्रतीक हैं, विकल्प के भी प्रतीक हैं। जिन्होंने दुख में दर्शन की खोज की, पाखंड के विरुद्ध प्रगति का प्रयोग किया, परिणाम में कारण की पड़ताल की, करुणा में निदान को प्रस्तुत किया। समेकित रूप में जो बुद्ध की शरण में गया वह बुद्ध का हो गया। यह कितना होना चाहिए और कितना प्राप्त होता है, इसके मध्य जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व के समक्ष बुद्ध का मध्यम मार्ग संभवतः दुनिया और ज्ञान की अकादमिक जगत का वह प्रयोग है जो हर व्यक्ति अपने रोज के जीवन में अनुसरण करते हुए तमाम सारे द्वंद्वों का समाधान करता है। इस विषय पर बहुत विचार हुआ, इस सत्र में भी बहुत विचार होना है, इसलिए मैं सीधे स्वागत अभिभाषण के लिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने पूर्व विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर गुरुदेव हर्ष कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि इस अंतिम समापन सत्र में स्वागत अभिभाषण दे। आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय सतपति के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर सुभाष सिंह जी, जामिया मिलिया इस्लामिया से हम लोगों के बीच में आई हुई और आज के इस समापन सत्र की मुख्य वक्ता जो वैलिडिटी स्पीच हम लोगों के बीच में देंगी, ऐसी प्रोफेसर प्रीति शर्मा जी, जिनका कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बहुत ही पुराना आत्मीय रिश्ता है और आज वो हम लोगों के बीच में आई हुई है, तो उनका बहुत हृदय से स्वागत है। रमाकांत जी विभागाध्यक्ष, अतुल, सर्वेश, हम लोगों के बहुत ही सम्माननीय इतिहास के पुरोधा, जिनको कि हम लोग लिविंग इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं और कोई भी इतिहास की समस्या होती है तो हम लोग उनकी तरफ देखते हैं, ऐसे प्रोफेसर ओपी श्रीवास्तव जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद कल से मिल रहा है। अंग्रेजी विभाग से हम लोग के बीच में मोना जी हैं। हमारे अनुज हिंदी विभाग से संतोष जी आए हुए हैं। हमारे विभाग के सहयोगी जितेंद्र, मुकेश, राघवेंद्र तो मीटिंग में चले गए। एडीसी डिग्री कॉलेज से जो हमारे मित्र आए हुए हैं हमारे, और हमारे जूनियर कलीग जितने भी सब बैठे हुए हैं, सबका मैं क्या नाम लूं, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये समापन सत्र है और मुझे एक औपचारिक कार्य का दायित्व सौंपा गया है। मैं जो भी दोनों हमारे अतिथि आज मंच पे बैठे हुए हैं, इन दोनों ही देश की राजधानी से पधारे हैं, दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थाओं में हैं और विद्युत जगत में दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों का ही मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की तरफ से, विभाग के जितने भी हमारे शोध छात्र हैं, अध्यापक, कर्मचारी, मैं अपनी तरफ से और विभाग अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे ज्यादा बोलने का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन से इस गोष्ठी को सुन रहा हूं और जितना मैं सुन रहा हूं उतना बुद्ध को जानने की और बुद्ध को समझने की उतनी उत्कंठा हृदय में पैदा हो रही है। कल से जब मैं सुन रहा था, मुझको एक बात बार बार कौन रही थी, जो मैं आपसे निश्चित रूप से शेयर करना चाहूंगा
मुझे लगता है इतिहास के में अगर देखें तो गौतम बुद्ध वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विचारों को, अपनी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके दार्शनिक तत्व थे, उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है वो एक मीडिया का प्रयोग किया। आधुनिक भाषा में जिसको मीडिया कहते हैं या विज्ञापन कहते हैं, या अपने प्रचार प्रसार के लिए जो एक वातावरण पैदा किया जाता है, वो उन्होंने सबसे पहले किया था। क्योंकि मुझको लगता है उन्होंने ही सबसे पहले, उनके धर्म के अनुयायियों ने कला के माध्यम से उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। एक बात तो ये मुझको बहुत अच्छी लग रही, क्योंकि उससे पहले जो कि कहते हैं कि ऋग्वैदिक और वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध और जैन धर्मों का विकास हुआ था, और उसी क्रम में जो है एक विकास जो बौद्ध धर्म का दिखाई पड़ता है, उसके प्रचार प्रसार में जितना कला ने योगदान दिया वो हम 2 दिन से देख रहे हैं कि कला में कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटी जो साहित्य में छूट गई है। जो साहित्य में हमें विसंगतियां दिखाती है, वो कला में एक तटस्थ जो है वो बात दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ता है, एक दिशा दिखाई पड़ती है कि जिसमें हम इसको देख सकते हैं। और एक बात और जो मुझे आज के भाषण से सुनाई पता लगी, जिसको कि हमने ध्यान से सुना, कि किस प्रकार से बौद्ध परंपरा में दान की परंपरा थी, और पुराणों ने जिस तरह से दान की परंपरा को जो है ग्लोरीफाई किया। तो काणे ने कहा था कि पुराणों ने गौतम बौद्ध धर्म को यहां से विलीन करने में बड़ी भारी योगदान दिया था, लेकिन दान की परंपरा जो कि गौतम बुद्ध के धर्म में दिखाई पड़ती है, उसकी परंपरा पुराणों में जिस तरह से दिखाई पड़ती है, उसको देख के लगता है कि क्या पुराणों ने बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ ग्रहण किया था। इस पे भी हमको विचार करना चाहिए कि क्या जो है पुराणों के विकास में बौद्ध धर्म का कितना योगदान था, कितनी उनकी बातें थी जो पुराणों में आई, जिसको कि बाद में पुराणों ने अपने में समाहित करके, अपना कह करके उसको ग्लोरीफाई किया। तो गौतम बुद्ध का जो स्वरूप है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही विशाल है, और उसको हम 2 दिन से लोग समझ रहे हैं। निश्चित रूप से संगोष्ठी जो है बहुत ही सार्थक रही। जब हम लोगों ने इस विषय को चुना तो थोड़ी सी शंकाएं भी थी, थोड़ा सा मन में दुविधा थी, लेकिन जो 2 दिन का ये विचार विमर्श रहा, उसने निश्चित रूप से हम लोगों के ध्येय को पूरा किया है, और भविष्य में भी हमको पाथेय देगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आज के जो हमारे अतिथि हैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत अभिभाषण हेतु हृदय से आपका आभार सर। भक्ति परंपरा में बुद्ध के पूर्व भी चिंतन और विमर्श की एक समृद्ध परिपाटी रही है, लेकिन बुद्ध के पूर्व जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो मौन हो गए, और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध मुखर हो गए, और उनकी इसी मुखरता ने उनके विचारों, उनकी शिक्षाओं और दर्शनों को समाज से लेकर कला हर जगह प्रतिस्थापित किया। समग्रता के साथ बुद्ध को देखने पर आज की दुनिया में बुद्ध हर जगह प्रतीत होते हैं। बुद्ध शांति के भी प्रतीक हैं, करुणा के दीप हैं। दुनिया के विधान की बात हो या फिर भारत के संविधान का सवाल हो, अंबेडकर जी का अंत्योदय हो, गांधी का सर्वोदय हो, या फिर टैगोर का अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद हो, लोकतंत्र का आदर्श हो, जीवन का संघर्ष हो, यत्र तत्र सर्वत्र बुद्ध अपने विचारों में, दर्शनों में, शिक्षाओं में या उनकी दर्शन आधारित कलाओं में भारतीय और भारतीय जनमानस का मार्गदर्शन करते रहे। अब बड़े आदर और सम्मान के साथ आज इस समापन सत्र में जिनका मुख्य वक्तव्य होना है, श्री परम आदरणीय प्रोफेसर पीटी शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और अपने ज्ञान एवं संबोधन के माध्यम से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय मैम। धन्यवाद सर्वेश जी। आज के कार्यक्रम के सत्राध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष सिंह जी, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत जी, मेरे सीनियर कुलीग और परम श्रद्धेय प्रोफेसर हर्ष कुमार जी, इस संगोष्ठी के संयोजक प्रोफेसर अतुल नारायण सिंह जी,
सीनियर कोलीग्स, प्रोफेसर श्रीवास्तव साहब, दूसरे संकायों से, विभागों से आए हुए अन्य सहयोगी और प्रिय छात्र। अपने वक्तव्य के आरंभ से पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग का और इस संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर अतुल नारायण सिंह का कि उन्होंने मुझे इस अवसर का एक हिस्सा बनने का मौका प्रदान किया। कमिंग बैक टू इलाहाबाद इज ऑलवेज अ प्लेजर, और जैसा हर्ष सर ने बताया कि आत्मीयता का रिश्ता है तो वो और प्रगाढ़ होती जाती है। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो संगोष्ठी का विषय है बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड इट्स बेयरिंग ऑन आर्ट, कल से आप लोग विविध सत्रों में सुन भी रहे होंगे कि किस प्रकार से बौद्ध दार्शनिक परंपरा ने भारतीय कला के विविध आयामों को नया स्वरूप प्रदान किया, उनको मूलार्थ प्रदान किया और उनकी जो विजुअल मैनिफेस्टेशंस थी उनको वो एक नया आकार भी प्रदान करती हैं। तो मेरे इस वक्तव्य का थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, इसको मैं थोड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर ले जाना चाहती हूँ, जिसमें किस प्रकार से जो अर्ली इंडियन इंजीनियरिंग साइंसेस थे उनको बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष स्वरूप प्राप्त होता है, इन द सेंस दैट whatever was created architecturally under Buddhism, it represented an evolved form, a maturity-oriented creation which was facilitated by Buddhism and for which no prototypes were available. So through this presentation, I wish to emphasize that how not only the Buddhist artistic creations in terms of architectural monuments, but also the manifestations on those monuments, which were more in the nature of carvings and sculptures, they in a way documented the antiquity of ancient Indian engineering skills and sciences, and in that way they contributed to the preservation of the Indian knowledge systems and traditions. Now, amongst the early monumental structures belonging to Buddhism, they generally comprised the period 300 BCE to 600 CE, and the Buddhist monuments belonging to this phase, they serve as brilliant testimonies of the early Indian architectural developments. They provide an enduring testimony to the levels of stupendous perfection achieved by our early architectural designers, masons, craftsmen, and artisans. The nature of knowledge embedded therein largely pertains to the wooden architecture, as they are the facsimiles of woodwork. So it can be said that they are the visual records of architectural theories, concepts, procedures, designs, plans, experiments, and accomplishments. R.M. Mishra cites instances from the Mahavansh and the Thupavansh, wherein King Dutagamini Abhaya, he ordered the eminent Bhikkhus to prepare the drawing of a palace, which was his dream palace, and the drawing was made by vermilion on a linen cloth. So this in a way suggests that the making of a blueprint or drawings beforehand the commencement of the actual work was very much in practice. Now this is not unusual considering the fact that textualization of architectural knowledge would have begun only after substantial monuments had been executed by the artisans and craftsmen using their
inherited experiential knowledge incessantly perfected through methods of trial and errors. Now, it is also natural that the architectural knowledge of India became explicitly coded and systematized on the basis of experience with accomplished monumental buildings. Subsequently, the architectural and sculptural knowledge that evolved through practice over the years in design plans and principles during the construction of Buddhist and Jaina monuments was adapted to agamic cosmology, worship traditions, and iconography. Such adaptations must have facilitated the making of separate texts prescribing the constituent structures, features, sculptural content, and iconography cognizance for the Buddhist, Jaina, and Agamic monuments. Such codifications, classifications, and textualization based on the heterodox and Agamic monuments also account for the constitution of architecture, sculpture, other practical arts into the distinct genre of knowledge known as Vata. Likewise, the texts of architectural analysis and classifications were made possible. Mansar perhaps being the most comprehensive text on architecture, which elaborates upon the subject matter in 70 plus chapters, primarily prescriptive as well as descriptive, and accounting for the standardized practice for Jaina, Buddhist, and Agamic architecture, sculpture, and iconography. So, with this backdrop, what I have done is I have taken point by point wherein, first of all, I have analyzed the manifestations and the proliferation of architectural and sacred geography. So, we all know that the genre of Buddhist art, architectural art, mainly falls into the two categories of structural stupas and also the rock cut, that is the monolithic creations. So I have defined these two terms and then I have also seen the geographical extent thereof in the four main directions of say the Gandharian style, then Eastern Deccan, Western Deccan and Central India. So first of all, taking up the structural stool, we see that there is a process of evolution therein, beginning from say the form of the earthen mounds to mud stoops enshrining the Buddha's relics, to the relic towers comprising relics of Buddhist monks, to the brick stoops which came up during the times of Ashoka. The cult of the stoops experienced varied levels of evolution. Post-modern, the cult emerged as more formalized and ritualized, representing the Buddha himself as mentioned in the texts of Apata, Buddhavamsh, Charyapita, and so on and so forth. The work completion and the relic enshrinement, the ceremonies were celebrated in forms of elaborate utsavas, which is also known to the relief sculptures available from Bangalore. While they initiated the congregation of the Universal Society, the structural forms were also demarcated, freestanding, and within the rocket caves, transforming them as chaityas. This sacred geographical proliferation was marked in the northwest, eastern Deccan, western Deccan, and central India. And the regions were varied, extending from, say, growing urbanization to state formation to improvised irrigational and agricultural practices to maritime trade, adaptation of the local contexts by the Buddhist Sangh, as have been also suggested by Shashank Shekhar Sinha. Now, what were the specialties of the structures which were coming up in respective directions? I won't go into the details of what the structures were like, but just few characteristic distinctions can definitely be touched upon. For instance, in the Gandharian region,
It was a very rich Buddhist landscape comprising of stupas, monasteries, apsidal and miniature shrines, tanks. There is also the interesting instances of relics put through hole in the head of the Buddha images, which were in a way, say, investing them with a life component. And the Dharmarajika Stup, we all know, it's a UNESCO World Heritage Site in Takshashila. So it is believed to be housing the relics of the Dharmaraj Buddha, and that is why the nomenclature. Then the wheel-shaped base of that stup is also very significant because the chakra is the symbol of the Buddha, and architecturally it provides more strength to the structure above it. Then there were the models of the quadrilateral quad with stup in the center and the cellas all around. In central India, the most renowned monuments have been the Bharhuts and the Sanchi stups. Moving on to the eastern Deccan or the Andhra region, the sites of Jagayapet, Amravati, Nagarjuna Konda, wherein again we see that there is a variety as far as the architectural components and bringing up of the monuments was concerned. Especially in Amravati, we see that the solid brick base, and in Nagarjuna Konda, the spoke wheel plan, which was filled with mud, and the five Ayagastambas representing the five prominent incidents of the Buddha's life. Towards the west, the excavated models, now this is beyond say, the structural stup structure, and now we move in the cuts in structures. Nearly 1200 rock-cut monastic centers spread over almost 80 sites, and prominent sites include Kandheri and Junnar, which represents both Chaitya and Vihara types. And then in the plans, they vary. There are, as far as the arrangement of the courtyards, the cells, the veranda are concerned, there are variations which I am just skipping because I want to focus more on the analytical part. So, towards Deccan only, more specifically in the Sannati site of Gulbarga district of Karnataka, the recovery of a stup cluster from Kanganhalli have been very prominent. The reason being that multiple structures have been recovered from the site, and the site is assigned to modern times Ashoka because of the recovery of a sculptural panel projecting a royal couple with their female attendants and a Brahmi epigraph of Ranyo Ashoka. Now, this stup recovery is also important for the various types of architectural designs and manifestations which have been recovered. For instance, there is a relief therein which shows the universal king Mandhakar as a newborn was carried up by his father in an aerial palki. And such type of structures were designated by Kumaraswamy, resembling a rune form, and that the type of engineering skills which were exhibited therein, they represented the art of the woodsman. So the Nivak Garbha or the inner room in a palace was shaped like a palkin, as Kumaraswamy has designated it. Then there are two-storied urban structures with octagonal pillars for the ground level, gabled balconies, fenced verandas, which have been sent-delivered from the first story. There are tree shrines, relic shrines, and also the dwellings of the monks, multi-storied prasads, which have been shown with their full accompaniments like
interlaced windows, balconies, upper open terrace, the residential parts of the prasads. And what is more important is that the components of the architecture which have been shown therein, they reveal functional articulation. So that is something very important and which renders a say real life character to the projected forms. Then Chetwan scenes are also one of the familiar motif, more in the nature of the narrative art, wherein almost all the stages of its story, that narrative have been projected, including the spread of coins on the floor of the Upavan, the garden, the coming up of buildings for the stay of the retreat of Buddha, and also shows the donor couple, Anath Pindar with his family members. So the conception of garden as a monastic compound that is very much apparent here, and the type of shapes which have been reflected in these reliefs, and the type of shape which later on was acquired by the temple form, a very apparent correlation can be deciphered there in the process. So from relic shrine to the temple, we can surmise that the remains that have been found at Kanganhalli, they are very suggestive, and nowhere else have such type of monastic complexes been shown with so much of realism or detail or interacted so clearly with the urban forms as well. Moving beyond these monuments during the Gupta and the succeeding periods, the activity further surged. It gained architectural maturity, as could be seen at Nalanda, Odisha, and southwards, as given in the literary sources of Shilpadikaram and Manimekla in the Tamil Nadu region. The Pantheon was expanding, the Viharas were transforming into Mahaviharas, artistic tendencies were also flourishing, and the Buddha's word was reaching out globally. So, most significantly, the practice of excavated shrines was gaining popularity with the resurgent Brahmanical faith as well. So now we find that this provided newer grounds for expression to the creativity of the Indian artisans. Further, his treasure of experiential knowledge of crafting and building. So now, what was it? This is just say a very brief sketch of the type of monuments which were created or the representations which were chiseled on the surface of the monuments, which provides a very small window into the world of Indian architectural creations. Now, what was the technical aspect to this? First and foremost, it appears to be the replication of wooden architecture, for which we see that whatever forms came up under Buddhism, no prototype was available and the forms were of, say, highly evolved nature. So the question was raised regarding the origin of the art forms as well. But if we take up the existence of and the replication of wooden architecture into this medium, the need for prototypes to be procured by the artisans, it's answered. Now, rock cut architecture and the built structure architecture, they are generally deemed to be some exclusive categories. However, such differentiation is not relevant to discussion of the embedded knowledge of architectural engineering of the early Indian monuments. Because rock cut architecture is built architecture in wood and bricks and wood carried forwarded to rock. So the foreman is mere replica of structures perfected in the carpentry and masonry of the latter.
It is a replication of the structure in its entirety, including even features which were functionally quite redundant to the monolithic cave architecture. Analyzing the ingrained engineering, it is not the theory of rocket cave architecture that we unravel, but that of masonry and carpentry in built structure architecture. Some fundamental features, I mean, this can make the point more clear that some inevitable features of the built architecture, like the plinths, the pillars, the pilasters, the structure architecture, the capitals, the beams, ceilings, roofs, arches, vaults, domes, they are architectural elements, each with its own specific function of theoretical basis in built structures. But none of them had any theoretical ordained function in the rock cut creations. For instance, in an architectural element, the plinth forms the foundational platform. The pillar supports the structure above it, like the ceiling, or horizontal beams, or the roof. And the pilaster projecting from the wall, it supports the beam. So all this was not required in the rock cut architecture. Then why were they incorporated into this? These elements are there in the rock cut art only because they are integrated to the wooden structure copied in rock. The original structure in wood and bricks being deeply entrenched in contemporary conscience, the absence of these elements, overtly embellished, ornamental, and decorative, automatically becomes a problem of aesthetic imperfection. Rajan Karakkal has also stated this fact that some of the significant architectural members, namely the arch and the vaults used for bridging the space, eliminating tensile stresses, and transmitting loads to the wall, were retained in rock cut architecture just to be true to the original rather than for the real function. So, what it clearly exhibits is the prevalence of knowledge as early as 3rd century BCE about using the principle of arch action in constructions. It is in the Buddhist rock cut caves that we see the arched facade at the entrance and the barred vaults in the Chaitya halls. And when the Agamic temples they came up across the country, the apsidal structure of the Chaitya and the dome of the stoop, they were the main architectural elements which found retention, although in a restricted way. This may be seen in the Durga temple at Aipole or the Mahabalipuram Bhim Ratha, besides other shrines. This is also put up by Meester. The Buddhist monuments majorly replicate impermanent architecture built of wooden poles and beams with thatch roofs and woven mat or metal walls. Kumaraswamy has also held that the architectural surroundings exhibited prevailing vernacular of ancient India. So, this is very apparent. Now, what were the further taking the discourse of the techniques and the skills of engineering, what type of rocks were used? So the earliest caves in Barabar and Nagarjuni of the modern times, they were quarried in hard quartzite gneiss forming the range. Those in the eastern and the western regions, they were constituted from softer trap formations as Deccan basalt, Gondwana sandstone. Varghese explains that the trap rocks lying horizontally in western India, they were singularly uniform in their conformation, with alternating strata of harder and softer rocks facilitating excavation of the caves. And what type of tools were employed?
we do not get any written information about the nature of the tools or the process of rock excavation itself. Accordingly, we just rely on whatever observations have been made from the unfinished caves and the traces therein. They help us to draw the inference that probably the main tools which were used were pointed chisel and iron mallet, and flat chisels of varying widths were probably they were employed to polish the rock face as well, while a pickaxe was resorted only if the rock was very soft. Thus, for the purpose of excavations, especially in the softer rocks, simple tools like pickaxe, chisel, and hammer were used. An idea of the tools and the process of excavation can be had from the coping stone relief from Barbur preserved in the National Museum. And then there were two prominent methods for excavations or giving shape to the rock face. One was the stepped method, and the other was the method of digging shafts or trenches. And the advantage of the stepped method over the digging one was that the wedges could be driven in vertically so that the rock broken away, it fell down onto the next immediate step below and could then easily be carried over the lower steps to the exit. The chaitya walls were apparently always hewn in this way, and then the excavation work, it must have obviously proceeded in stages, and the direction was from top to bottom, and the lower chambers were always the last ones to be carved out and to be cleared. Now, how much time was taken in this process? Now, about this also, there are only divergent opinions that are available. For early Buddhist caves as at Karle, the stipulation ranges from say 60 years to just a few years. D.D. Kosambi opines that the formidable undertaking, chipped by patient hand labor out of the most refractory of stone, must have taken several generations. However, while 60 years' time seems quite excessive, a few years appear inadequate. The symmetrical plan reveals the influences of a single master craftsman, and to extend the work to generations beyond his own lifespan is quite inappropriate. So, on an average, a period of 10 to 15 years seems to be more acceptable. And then there are evidences from China also, through which comparatively we can make guesses and determine the nature of labor and time which must have been invested in the execution of any specific project. Now, coming over to the economics of architectural enterprises, we all know that patronage is quite important a factor, and there were both royal, say, enterprises and endowments. But as far as Buddhism is concerned, the early caves were also assignable to generosity of the traders and the laity. Vidya Dahejia has cited inscriptional evidences revealing the tendency of benefactions from cross sections of the society, and donations did play an important role in bearing the architectural expenses and the craftsmen's wages. So, probably the process must have been like with the commencement of the work at the specific monument, the devotees must have come forth with their contributions. And another opinion is that the cave excavation plan was finalized and then the donations were invited. So, in this context, the social changes such as the emergence of a wealthy trading class, a general increase of wealth, and the rise of great families may explain proliferation of this artistic patronage, and such factors as have been described as useful satellites of architectural history by Geoffrey Scott, they explain an accelerated spurt in the development of the art creations, and then why they were doing so, why the ecclesiastical
endowments were made. Probably there were again multiple of reasons, like say spiritual merit was of course one of them, and then the fulfillment of worldly desires and bringing good luck to the family. Uh, so in the Buddhist landscape of the cult of relics, stoops and images, apart from the royalty and the wealthy section of the society, even the monks and the nuns, they had a dynamic role, moving beyond matters purely spiritual. When they acted as a donors and also overseers of the projects at times. So this is also very significant to note that the monks and the bhikkhus of the faith, they were also supervising the making of the religious structures which were being created under banner of Buddhism, and they themselves formed the next largest group, excluding royalty and higher officials. Stella Kremlish has highlighted the interactive equation of the artist, patron, and the public in ancient India while terming these as collective monuments. So, so among the royals and the affluent sections, I would just cite few names because they're too familiar. Those of Bimbisar, beginning from the say 6th century BCE, the times of Bimbisar, Ajatashatru, Pasenajit to Ashok. They were the early royal patrons. And the wealthy sections were represented by the likes of Anath Pindak. I just cited the instance of the Jetwan endowment for the retreat of Buddha when he had visited Shravasti. And the Karnikas like Amrapali and Salavati. In the post-modern times, while the political landscape presented a mosaic of fragmented political entities, several of the political powers actively supported expansion of trade networks and a cosmopolitan syncretic culture. Be it the Indo-Greeks, we know the example of Menander, King Milan, and the Kushans, of course Kanishk, one of the most active, say, follower and supporter and patron of Buddhism in the northwest. And the Satvahans had also extended patronage towards the caves of Ajanta. Besides others, the commercial affluence in a way facilitated Indian craftsmen and artisans dispersal, the development of production centers, the acceleration in activities of the markets, and so on and so forth. There are several legends in the Jatakas, in the Periplus of the Rithrian Sea, among others. So, the rise of the new political formations with different cultural affiliations, development of overland trade with Central Asia and China, maritime trade networks with Europe and Southeast Asia. These were some of the reasons, some of the factors, some of the say catalysts which facilitated commerce as well as the transmission of Buddhist ideas and practices. So Buddhist caves would emerge along the major trade routes and passes, and during 2nd BCE to 300 CE, the rise of monastic complexes was phenomenal. The Buddha, the Dhamma, and the Sangha were all undergoing a makeover. The evolving Mahayanist ideas were finding vibrant expressions in the anthropomorphic iconage and the monastic architecture, which were coming up to facilitate those iconages. Now, what was the role of the artisan and the craftsman, who was the most key person in this process of, say, knowledge retention, knowledge preservation, and knowledge perpetuation? Excavations into the monument form along the mountainside was not and could not have been an easy task.
In the absence of any related evidence, it's quite difficult to surmise whether the artisan and the craftsmen of these excavations they belong to any specific caste or they possess any special expertise. However, the technique and the process taken up suggest, and the end result that has come up before us, it leaves no doubt that there were no novices. Initially, they did adopt wooden forms and incorporated details inappropriate for rock cut creations, but later it seems like they learned from their experiments, they perceived their incongruity and evolved a style of their own, remedifying their defects. The choice of appropriate sites manifests the efforts of the extensive search and substantial climbing, considerations of the rock qualities, properties, and geological availability before making the final selection to initiate the project of building. The successive excavation stages also entailed a lot of pre-planning. The initial conception of any cave could probably be the work of a single master craftsman executed with the help of his team of experts. And ones who did the preliminary stone cutting knew the exact number of large blocks to be left standing for later conversion into pillars. They could also calculate the number of blocks to be left on an apsidal plan and the exact height and width of the roof. An accurate system of measurement, therefore, must have been employed. And the exact location probably depended on choice of a suitable mass of rock with no visible or probable faults. The monk in charge, that is the Lav Karmika, he would work himself but would not have been an expert in such technical matters. That means that he was assisted by a number of specialized persons who would suggest him the appropriate ways and means and would see to it that the task that has been begun would reach its successful culmination. An inscription from Sanchi refers to the Aveshanin, probably the master craftsman. Kanheri inscription describes the Shailbadaki or the stonemasons and Mithikas, that is the polishers, who generally followed the stone cutters and would say shine the face of the rock surface. The sculpture and painting were also part of the finished works and they were perhaps in different hands, like the Rupakar of Bharhut and the Lupadake of Ramgarh being sculptors and carpenters. The Sutragrahis, the Vadakis, Krishna, they represented different categories of the carpenters or the woodworkers and were employed, no doubt, to help the various wooden operations and additions to the early chaityas. All of these evidences suggest the predominance of technical expertise. Then there is also the aspect of the mobility of the artisans, because we cannot surmise that all of them were living at the same place or they would get settled into the vicinity of the project itself. Here also we can take help from some cross-cultural inferences, like Srinivasa Padigar has cited examples of some inscriptions from Badami, wherein there are inscriptions in Andhra and northern region of Andhra dialect, and which suggests that the artisans, they were also moving from other places to the place of, say, the commissioning of the project, and the exclusion of the locals would not have been possible. So probably it was a heterogeneous group of artists and artisans and workers and craftsmen who were working on the architectural projects, and it is also likely that the architect and sculptors of the early Buddhist caves were not necessarily connected
with Buddhism, and they work readily for both Buddhist and non-Buddhist patrons. But I would again emphasize the fact as well that members of the Buddhist Sangh, many of them, the active monks, were of artistic lineage and they were actively contributing to the building up of these religious masterpieces. So, my concluding remarks are that the Buddhist rock cut architectural structures created from the 3rd century BCE to 7th century CE. Thereafter, the Brahmanical cave temples and shrines and structures which had been commenced during the 5th and 6th century CE, they witnessed a surge. The Brahmanical shrines were excavated in Deccan in and around the sites of Aihole, Badami, Elephanta, Alora, and down south, say Mahabalipuram and Davali. The trend saw evolutionary cycle. So from the Chalukyan cutting caves, to the Pallava mandapams and the monolithic rathas, to the culmination of the process in cave number 16 at Alora in form of the Rashtrapur Kailashnath temple. So in this process, which was initiated by the Buddhist artisans and craftsmen, the artists and the craftsmen had a relative autonomy in the domain of skilled practice, so that they could preserve, produce, and perpetuate the knowledge which was essential for their art and crafts, suggesting that production and practice of knowledge for subsistence and survival could be resorted by all, but that was also being embraced by the practitioners of those arts. The extant Buddhist monuments not only document the religious history of the cult, but they are equally instrumental in visually archiving the engineering prowess and artistic acumen of the Indian artisans and craftsmen. At the same time, this establishes the antiquity of the traditions of Indian engineering, which were created, nurtured, and percolated under the banner of the Indian knowledge systems. Thank you so much. इतने शोधपरक वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान के लिए हृदय से आपका आभार एवं अभिनंदन। मैं इस संगोष्ठी के प्रारंभ से लेकर अभी तक तमाम सारे सत्रों के अंतर्गत बहुत सारे विचार और भाव प्रस्तुत हुए। आपको सुनते समय ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पूरे विषय की एक सम्यक यात्रा आपके साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। विषय से जुड़े हुए बहुत सारे पक्षों के तकनीकी, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक पहलुओं को आपने बहुत स्पष्टता और सहज ढंग से रेखांकित किया। इस हेतु हृदय से आपका आभार। यह भी बड़ा सहज और स्वाभाविक है कि कला मनुष्य के भावों की सहज अभिव्यक्ति है और दर्शन उसके चिंतन का अंतिम पड़ाव, अर्थात दोनों के केंद्र में मनुष्य का मन और मस्तिष्क है। तो कला और दर्शन दोनों एक बिंदु के विस्तार हैं, इस बात को कहने में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इस सत्र के अध्यक्षीय संबोधन के लिए आदरणीय सुभाष सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आवें और आज के सत्र का अध्यक्षीय संबोधन दें। आदरणीय सर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस तिलक भवन सभागार में उपस्थित आचार्य हर्षमान प्राचीन इतिहास विभाग के वरिष्ठतम शिक्षक, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत सर, इस कार्यक्रम के आयोजक अतुल नारायण सिंह जी, मैं आज के सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रीति शर्मा जी, इस सभागार में बैठे हुए शिक्षक वृंद,
विद्वज्जन एवं शोधार्थी तथा विद्यार्थियों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं अतुल नारायण सिंह जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ताऊ जी इस विश्वविद्यालय से पढ़े थे। 1916 में वो पढ़े थे, और जब मैं बिहार से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चलने का 1982 में 84 में कहा कि मैं बाहर पढ़ने जाऊंगा, लेकिन हिम्मत हम लोगों की नहीं थी कि ताऊ जी से बात करें। तो मैं पिताजी से कहा, पिताजी बोले कि ताऊ जी ही निर्णय लेंगे। तो मैं पिताजी को कहा कि कैसे करें उनसे बात, आप भी बात नहीं करते हो तो मेरी क्या औकात है। तो कहें कि तुम्हारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको यूज करो, दादी के पास चले जाओ, दादी से बात करो। दादी के पास गए तो कहीं कैसे चल, मैं चलती हूँ और बात करती हूँ। बोले गए तो ताऊ जी को बोले कि ये बाहर पढ़ने जाना चाहता है। तो कहें कहाँ, विदेश? तो नहीं। तो मैं पूछा विदेश क्यों कहे? तो कहें कि विदेश का जो सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय है ऑक्सफोर्ड, वह भारत में ही है, और वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, और मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। लेकिन मुझे वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूं, क्योंकि फिर मैं स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गया, और फिर अंग्रेजों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया, और फिर बार बार पिटाई होते रही, और मैं उसी में लिप्त हो गया। फिर मैं जब आज़ादी के जब आंदोलन चलते रहा, उसी बीच में पटना यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए मैं अगर कहूँगा कि बाहर जाओ पढ़ने के लिए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाओ, तब उन्हें शिक्षा का क्या स्तर है उसका आह्वान होगा। लेकिन मेरे को था कि मेरे एक सीनियर दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तो मैं कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाऊंगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि उनकी बात को वहां काटूं। तो मैं आया, दादी को फिर कहा कि अच्छे ताऊ जी ने तो परमिशन दे दिया, अनुमति दे दिया कि चलो बाहर जा सकते हो, लेकिन इलाहाबाद का दिया। तो दादी बोली कि ठीक है, मैं फिर जाकर बात करती हूँ। दादी आई, देखो पढ़ने में, खाने में जो अपने को अच्छा लगे, जो पढ़ना चाहता है बच्चा वो पढ़ने दो, और जहाँ पढ़ना चाहता है वहाँ पढ़ने दो, और यह मेरा निर्णय है। अगर तुम बदलना चाहते हो, बड़े बेटे हो, तो बदल सकते हो, लेकिन मुझे तकलीफ होगी। तो मैं फिर मुझे परमिशन मिला, और फिर मैं दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया, और वहाँ से पढ़ने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, तो हमेशा मुझे लगता था कि ताऊ जी को भी यह लगा रहा कि मैं वहाँ से शिक्षा पूर्ण नहीं कर सका, मुझे भी यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन पहली बार मुझे यहाँ आकर और इस तिलक सभागार में आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद। आज का जो विषय है, आज का विषय है कि बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और उसका कला पर प्रभाव। यह विषय बौद्ध धर्म के ऊपर है, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा बताए हुए उपदेशों के ऊपर है। आप लोग ऑलरेडी पहले से ही 2 दिन से बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं तो सिर्फ एक शब्द पहले वाला सुना, वो 2-3 वक्ताओं का बहुत अच्छा रहा। अभी मैडम ने भी काफी विस्तार से बतलाया, और मैं जो देख रहा हूँ आप लोगों की अवस्था, वह ज्यादा कुछ सुनाने के लिए बचता नहीं है, काफी थक चुके हैं, और यह अवस्था हम लोग के भी महाविद्यालय में होता है। तो अब ज्यादा नहीं आप लोग को परेशान करूंगा, बस यही है कि प्राचीन भारतवर्ष की आज जो विश्व में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, वह प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य और कला के कारण ही है। और उसमें यह आज का जो विषय है, इसमें गहन रूप से विवेचन किया गया है, और इस पर अभी भी बहुत कुछ शोध पर कार्य करने की आवश्यकता है। और मैं विभागाध्यक्ष जो रमाकांत जी हैं और अतुल जी, बाकी भी शिक्षक गण जो हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि
आगे भी बच्चों को शोध के विषय के रूप में इसको दीजिए। और इस विश्वविद्यालय के कुछ छात्र जो रहे हैं वो हमारे महाविद्यालय में भी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आप लोग के बीच से गए हैं, एक तो मनोज यहाँ से पढ़ के गए हैं, एक अमन है और दूसरा भी विजय है। विजय और अमन को मैंने अपने हाथों से किया है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के प्रति एक अपना श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है अपनी। तो आप लोगों को ज्यादा नहीं सुनाऊंगा और नहीं कहूंगा कि जिस ध्येय को लेकर के इस सेमिनार का आयोजन किया गया, इस पर एक शोध ग्रंथ प्रकाशित अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और इसके लिए जो इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है यह अनुदान भी देती है। तो वहां से पर्याप्त सहायता लेकर के इसको अगर आप शोध प्रबंध के रूप में निकालें, प्रकाशित करें, तो बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन होगा और आगे के लिए भी शोध कार्यों में सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद। इधर से आपका आभार सर। अपने व्यक्तिगत जीवन के कुछ कथानकों के सहारे आपने विषय को प्रस्तुत किया। इस बात में कोई द्वंद्व भी नहीं है कि अब दिल्ली भारत का दिल है तो इलाहाबाद आत्मा है। और बौद्ध धर्म, ये बात मैंने ताली के लिए नहीं कही, बौद्ध धर्म से थोड़ी सी बात जोड़ते हुए आगे बढ़ूं कि बौद्ध धर्म यद्यप अनात्मवादी है लेकिन वह पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि कभी इलाहाबाद आना चाहे और उसे इस जन्म में अवसर ना मिले तो इलाहाबाद आत्मा है, अगले जन्मों में भी अवसर देने का पूरा प्रयास करती है। तो आपके इस भावपूर्ण संबोधन के लिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के प्रति इस सद्भाव और स्नेह के लिए विशेष रूप से आभार और अभिनंदन। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी के अंतर्गत इस संगोष्ठी के संयोजक मेरे सम्माननीय अग्रज डॉक्टर अतुल नारायण सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें और इस संगोष्ठी की उपादेयता, उसकी अर्थवत्ता और विगत दिवसों के कार्यवृत्त को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय अतुल नारायण सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश। आदरणीय मंच, सम्मुख बैठे हुए अतिथि विद्वान, शोधार्थी और प्रिय छात्रों, 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का यह दूसरा और समापन सत्र। अगर इसके पूरे विषय वस्तु को मैं अगर प्रारंभ से अवलोकित करूं तो अगस्त में जब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया तो हमें कुल 368 पंजीकरण प्राप्त हुए। सबसे पहले देश के कुल लगभग 28 विश्वविद्यालयों से और 14 प्रदेशों से 368 शोध छात्रों और परास्नातक के विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया। फिर हमारे विभाग के शिक्षकों ने उन पंजीकरणों को उनके दिए गए अब्स्ट्रैक्ट्स के माध्यम से जब शॉर्ट लिस्ट किया तो हम लोगों ने कुल 268 लोगों को उसमें से सेमिनार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया। 268 लोगों से हम लोगों ने पूरे शोध पत्र मांगे कि आप फुल रिसर्च पेपर भेजिए यथाशीघ्र। 15 सितंबर तक का हमने समय दिया था उसके लिए, और हमें कुल 108 फुल पेपर प्राप्त हुए सेमिनार के लिए। ये एक बड़ी उपलब्धि है। किसी एक संगोष्ठी के आयोजन होने से पूर्व ही आपको 108 फुल लेंथ पेपर मिले, और उसमें से कुछ शोध पत्र तो ऐसे मिले कि अत्यंत ही रोचक, जो विषय की पूरी उपादेयता अपने आप को समाहित किए हुए हैं। यहाँ पर बहुत से शोध छात्र बैठे हुए हैं हमारे बीच जिन्होंने अप्रतिम शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। हमारे बीच में अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका मोना खरे मैम है। इन्होंने बुद्धिज्म इन रसिया इस विषय पर इतना बृहत्तर शोध पत्र प्रस्तुत किया कि जो शोधार्थी और जो सत्राध्यक्ष थे उन्होंने बिल्कुल अचंभित होकर के देखा कि इस तरीके के भी कॉन्सेप्ट जो है हमारे बीच में हमारे प्राध्यापकों ने प्रस्तुत किए। 2 दिनों में कुल 5 सत्रों का आयोजन किया गया। देश भर से कुल 23 विद्वानों को हम लोगों ने यहां आमंत्रित किया था। हमारे 238 शोध छात्र और विद्यार्थी यहां पर इस सेमिनार का हिस्सा थे, और प्लस हमारे जो परास्नातक के विद्यार्थी थे, हमारे विशेष रूप से
कला वर्ग के जो विद्यार्थी थे वो इस सेमिनार को पूरी तन्मयता के साथ, अभी भी उस पूरी रो में कला के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो वो इसका हिस्सा हैं अभी तक। पहले दिन उद्घाटन सत्र के उपरांत 2 प्लेनरी सेशंस हुए, जिसमें कुल 11 विद्वानों ने अपने शोध पत्रों का वाचन किया, विचारों को रखा कि बौद्ध दर्शन कैसे कला को प्रभावित कर रहा है और उस कला की क्या उपादेयता है हमारे इस पूरे के पूरे जीवन शैली में, उसके विविध आयामों में, समाज में, अर्थ में, हर रूप में कैसे कैसे कला और दर्शन महत्वपूर्ण है, उस विषयों पर विद्वानों ने चर्चा की। आज तकनीकी सत्र में 4 समानांतर सत्र चले, जहां पर कुल 90 शोध पत्रों का वाचन किया गया। पूरे देश भर से 16 विश्वविद्यालयों से आए हुए 90 शोध छात्रों ने आज शोध पत्र पढ़ा है पहले 4 तकनीकी सत्रों में। लखनऊ विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय उत्तराखंड, संत तुकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, वसंता कॉलेज वाराणसी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, AFTA मीडिया एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी रायपुर दिल्ली विश्वविद्यालय, सेंट थॉमस कॉलेज जबलपुर पटना विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी रज्जू भैया विश्वविद्यालय से कुल 90 शोध छात्रों ने आज शोध पत्र का वाचन किया। और क्वालिटेटिव रिसर्च वहां पर देखने को मिला कि जो भी शोधार्थी अपने अपने शोध पत्रों को, क्योंकि वही शोधार्थी शोध पत्र वाचन के लिए यहां पर प्रस्तुत हुए थे जिन्हें हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने फिल्टर करके अप्रूव किया हुआ था, तो एक अप्रूवल प्रोसेस के बाद वो यहां पर आए हुए थे। और जिन जिन लोगों ने फुल लेंथ पेपर दिए हुए थे उन्हीं के पेपर प्रेजेंट हुए यहाँ पर, सभी को अलाउ भी नहीं कर सकते थे, समय की अपनी सीमाएं थी। कुल 23 अतिथि विद्वानों के पाथेय मिले। इस आधार पर संगोष्ठी में जो पूरा का पूरा इसका विषय था, बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड इट्स बेयरिंग अपॉन आर्ट, बौद्ध दर्शन में जो कला की उपादेयता है उसको यह सिद्ध करती है। हमें मार्गदर्शन मिला कि कैसे हम इसको और आगे लेकर के चलें, जैसा कि अभी पहले प्लेनरी सेशन में जम्मू से आए हुए विद्वान अजय कुमार सिंह सर ने बताया कि इस तरीके के डिस्कोर्स भारत में अभी तक तो नहीं देखे गए कि कला का दर्शन कला को कैसे प्रभावित कर रहा है, बौद्ध दर्शन कला को कैसे प्रभावित कर रहा है। सेमिनार की विषय वस्तु ये पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने बनाया। इसके लिए भी हम जो है अपने शोधार्थियों का, अपने अग्रजों का और अपनी पूरी समिति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ऐसे विषयों को चुना। जल्द ही, जैसा कि सर ने कहा कि हम इसे पुस्तक के रूप में आकार दें, तो हमारे यहाँ का यह ट्रेंड है कि जब भी हम अगले सेमिनार की तरफ बढ़ते हैं तो हम पिछले सेमिनार की प्रोसीडिंग्स को अगले ही सेमिनार में हम प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि हमने इस बार किया है। कि हमारा पिछला सेमिनार रिवर्स इन इंडिया कल्चर एंड कंजर्वेशन पे जो हमने अंतिम सेमिनार किया था, और वह यह जो हम सेमिनार कर रहे हैं इसके उद्घाटन सत्र में ही हमने उसकी प्रोसीडिंग रिलीज की। एक वृहद प्रोसीडिंग जो लगभग 450, जिसमें से हमने लगभग कुल 35 शोध पत्रों को लिया था। इसके लिए हम फिर से आप सभी शोधार्थियों से निवेदन कर रहे हैं कि जो शोध पत्र आपने फुल लेंथ भेजे हैं, आपके तकनीकी सत्रों में जो भी आपको सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों के आधार पर आप यथाशीघ्र उन शोध पत्रों को संशोधित करके जो इस सेमिनार की ईमेल आईडी उस पर यथाशीघ्र प्रेषित कर दें। इस सेमिनार के प्रोसीडिंग की कार्रवाई हम लोग यथाशीघ्र शुरू करके उसे नवंबर में होने वाले अपने अगले सेमिनार में रिलीज करेंगे। आप सभी लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यवृत्ति के विवरण हेतु आभार आपका सर। अभी लंच के दौरान अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों से हम लोग चर्चा के दौरान एक बात आई कि हम लोग कल सुबह से बुद्ध के विचार और दर्शन के बारे में इतना कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्वयं का अंतर्मन लगभग बुद्धमय हो गया है। तो इसी संगोष्ठी की सार्थकता अर्थवत्ता का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है जब स्वयं प्रतिभागी स्वयं के चिंतन और मस्तिष्क के अंदर बुद्ध को महसूस करने लगे। वैसे भी बुद्ध भारत भूमि के पुत्र जरूर थे, लेकिन वह विश्व चेतना के आधार है। और इस बात को कहने में कोई ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है
कि जिस कालखंड तक बुद्ध का प्रभाव था, विचारों का प्रभाव था, जो बुद्ध की शरण में गया वो बुद्धमय हो गया। और आज हम बुद्ध और उनके दर्शन पर विचार करते समय स्वयं के मन और मस्तिष्क के कई हिस्सों में उनके चिंतन और दर्शन को महसूस करते हैं। इस अंतिम सत्र के अंतिम संबोधन के अंतर्गत औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ अपने सम्मानीय भागाध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं, जिनका व्यक्तित्व और व्यवहार सहजता, सरलता और उदारता का सहज पर्याय है। स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर्वेश जी। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में अध्यक्ष के रूप में हम लोगों के बीच बैठे हुए प्रोफेसर सुभाष सिंह जी, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित सत्यवती कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, हमारे बीच में इस सत्र की मुख्य वक्ता के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया के इतिहास विभाग की हेड प्रोफेसर प्रीति शर्मा जी हैं। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सर, इस सभागार में उपस्थित हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, अंग्रेजी विभाग की सहायक आचार्य मोना अग्निहोत्री जी, डॉक्टर अमित सिंह जी, डॉक्टर अरविंद यादव जी, डॉक्टर शैलेश यादव जी, डॉक्टर पंकज शर्मा जी, डॉक्टर मुकेश सिंह जी, डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह नौलखा जी, डॉक्टर संजय कुशवाहा जी, अजय जी, सत्यप्रकाश जी तथा रविंद्र जी। इसके अलावा ढेर सारे शोध छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको मैं नाम से संबोधित करना चाहता हूं। जी, मनीष गौतम जी को मैं देख नहीं पाया। मनीष गौतम जी शिक्षा शास्त्र विभाग से हैं, आपका भी स्वागत। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स की संख्या लंबी है, जिनका नाम मैं पढ़ना चाहता हूं। हेमेंद्र कुमार, नीरज मौर्य, नीरज वर्मा, सूर्य प्रताप सिंह, श्रद्धा गौतम, दीपक शुक्ला, रवि रंजन कुमार, राजेश यादव, अनामिका शुक्ला, आयुष गुप्ता, ओम प्रकाश मिश्रा, अभिषेक यादव, शशांक सिंह, सचिन सिंह, आदित्य रावत, मोहम्मद सिराज, हर्षित तिवारी, धर्मराज पटेल, मोहम्मद आकिब, राहुल, अरिंदम त्रिपाठी, मनोज यादव, पीयूष कुमार, विजय भारती, अभिषेक कुमार, अनुराग शुक्ला, दिव्यांश सिंह, अजय कुमार पटेल, सौरभ कुमार श्रीवास्तव, हर्षित त्रिपाठी, सचिन सिंह, सत्यम विश्वकर्मा, सुशील कुमार मिश्रा, अंकित कुमार मिश्रा, मेघा कुमारी, मयूर टॉम मौलसम, अमृता श्रीवास्तव, सांभवी सिंह, दीक्षा सिंह, तविजा तनवीर, करिश्मा सोनकर, सुप्रिया केसरवानी, दिलशाद फातिमा, गौरव गुप्ता, शुभम कुमार त्रिपाठी, दीपिका वर्मा, निशा सिंह, रामेन सिंह। इतने रिसर्च स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ पार्टिसिपेंट्स तो चले गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी हमारे इस सभागार में बैठे हैं। सबको साधुवाद। मुझे धन्यवाद ज्ञापन का दायित्व दिया गया है। उसके पहले 2 पंक्ति में कहना ये चाहता हूं कि हम लोगों ने एक विशेष उद्देश्य से ये संगोष्ठी आयोजित की थी। विषय तो आप जान ही रहे हैं, सामने लिखा भी है। सीधा सीधा है कि बौद्ध दर्शन का भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी की समीक्षा और इसी विमर्श को एक व्यापक तौर पे करना था इस 2 दिवसीय में। हमारे सहयोगी और समन्वयक अतुल जी ने बताया कि कुल 90 रिसर्च पेपर पढ़े गए और विभिन्न सत्रों में कुल 23 विद्वानों ने अपने वक्तव्य दिए। मैंने भी उन वक्तव्य को सुना। 2-4 रिसर्च लेक्चर को अगर छोड़ दिया जाए तो सब इसी विषय को इंगित कर रहे थे। तो जहां अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं कि हमारे इस संगोष्ठी का आयोजन कितना सफल है। क्या हम सफल रहे हैं? भाई, मैं तो कला और दर्शन का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में आ गया
कि बौद्ध दर्शन के प्रभाव से ही भारतीय कला में प्रतीकात्मकता आई, मानवीय संवेदनशीलता आई और धार्मिक गहराई प्राप्त हुई। शांति, दया, करुणा, बंधुत्व जैसे आदर्श भारतीय कला की पहचान बने। हमको लगता है इसी के कारण ये कला अभी जीवंत है और हमें मानवीय मूल्यों की प्रेरणा दे रही है। अब जहां तक धन्यवाद ज्ञापन का क्रम है, मैं सबसे पहले आज के इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुभाष सिंह का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि बड़ी दूर से चल के सर आए और हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना आशीर्वचन भी दिया। आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं इस सेशन की मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रीति शर्मा का भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने वैदुष्यपूर्ण संवाद किया आप सबसे। हालांकि ये हिंदी बेल्ट है तो हमारे कुछ स्टूडेंट शायद उतना संजीदगी से न समझ पाए हों। बहरहाल आपका वक्तव्य बहुत ही वैदुष्यपूर्ण था। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सर का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ये पूरे सेमिनार के पर्दे के पीछे जो नियंत्रण है, निर्देश है, आदेश है, सब सर का ही है। जो परिणाम है वो भी सर उसके कारण है। तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सहयोगी जो यहाँ सभागार में बैठे हैं, सबको कोई न कोई विभाग दिया गया था इस सेमिनार के आयोजन के संबंध में। सबने अपनी सम्यक भागीदारी निभाई। इसके लिए मैं सामूहिक रूप से अभी अपने सभी सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पे और भी जो विद्वान उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने रिसर्च स्कॉलर्स को विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वे बेचारे एक तो अपनी भूमिकाओं में लगे रहे, उसमें से रिसर्च पेपर भी तैयार करना था इसी बीच, और उसको कल और आज में संबोधन भी करना था, उसका पढ़ना भी था। तो बड़े असमंजस की स्थिति में थे बेचारे, भाग करके इधर उधर आते जाते थे। तो मैं अपने सबसे ज्यादा मैं हार्दिक धन्यवाद अपने रिसर्च स्कॉलर्स को देना चाहता हूं। इसके अलावा मैं अपने इस सेमिनार के समन्वयक डॉक्टर अतुल नारायण सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो इनमें मतलब कि जो सत्य देखता हूं मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। पूरे सेमिनार का जितना भी संयोजन है, जितने अतिथियों को बुलाना है, लेटर देना है, पूरा कार्यक्रम फाइनलाइज करना है, उसको बार बार बदलना है, लेकिन सब अकेले। हम लोग तो केवल दर्शक मात्र थे, थोड़ा बहुत सहयोग किए हैं, लेकिन इन्होंने काफी मेहनत की। इन्हीं के मेहनत का परिणाम है कि ये संगोष्ठी हमारी सफल हो सकी है। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने मंच संचालक का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि इस सेमिनार में बहुत छोटा साथ रहा है इनका, फिर भी सर्वेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपने सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, कि क्योंकि उन्होंने भी अपने जगह पे अपना काम किया और सहयोग दिया। एक धन्यवाद जो विशेष है, यस्यास वित्तम स नरः कुलीनः, वित्तीय सहयोग का धन्यवाद तो हमने दिया नहीं अभी। आईसीपीआर ने हमको जो धनराशि दी, उसी के सहयोग से ये सेमिनार को गति मिली है। तो मैं अपने विभाग के सभी वरिष्ठ आचार्य तथा सहयोगियों की ओर से आईसीपीआर का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और अपने कुलपति महोदया का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा सहयोग है। बहुत एक अमाउंट हम लोगों को मिला है कि हम इस सेमिनार का आयोजन कर सके। अंत में एक बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी इस सेमिनार में सहयोग दिए हैं और यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं, सबका फिर से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भूल गए? चलिए आप बोलो। सर मैं भूल गया हूं आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। सर ऐसा होता है, ओम प्रकाश श्रीवास्तव सर हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं और पूरा समय देते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं और हमेशा एक विमर्श के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी विषय हो, हम लोग मतलब कि सर से विमर्श करते हैं और उनका आगमन करते हैं। सॉरी सर, मैं
मतलब कि क्रम भूल गया आपका। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। इतने भावपूर्ण और आत्मीय आभार है, तो आपका आभार सर। एक भौतिक विमर्श की जो यात्रा चल रही थी, आपने उसको अंत में इतना आत्मीय और सरल बना दिया कि लोग अपने मन के भी भाव रख सकते हैं। तो आपने मेरी भूमिका को रेखांकित किया, तो मैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे विभाग और विश्वविद्यालय का हिस्सा हूँ जहाँ सबसे छोटे हिस्से के रूप में अपनी भूमिका को बहुत बड़ा समझता हूँ। और अलग अलग सत्रों में मेरे बहुत सारे अग्रजों और वरिष्ठों ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर गर्व और सौभाग्य का विषय है। और सम्माननीय मंच की अनुमति लेते हुए उनसे आग्रह करते हुए इस संगोष्ठी के समापन की घोषणा करता हूं, इस सूचना के साथ कि जो भी संबंधित हैं, जिनको प्रमाण पत्र अर्जित करना है, विभाग और विश्वविद्यालय के लोग अगर इस काम को बाद में भी कर लेंगे तो ज्यादा उचित होगा। आशय यह है कि जो विश्वविद्यालय से बाहर या फिर इस शहर से बाहर से आए हुए हमारे अतिथि हैं, आगंतुक हैं, पहले उन्हें सहजता पूर्वक उनका प्रमाण पत्र मिल जाए। शेष विभाग के लोगों का वितरण बाद में भी हो जाएगा। एक बार पुनः बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत प्रेम और सद्भाव के साथ इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभावों, अपने सहयोगियों, अध्यापकों और साथ ही साथ विद्यार्थियों, मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अंत में हम जिस भूमि के वासी हैं, जिस राष्ट्र के नागरिक हैं, जिस नाते हमारा मस्तक ऊंचा होता है, उसके स्वाभिमान और सम्मान में हम लोग राष्ट्र का गान करेंगे। तदुपरांत यह औपचारिक रूप से समापन होगा। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय तु भारतम, जय तु राष्ट्रम, वंदे मातरम। धन्यवाद।